Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. तो हमने 63 MCQ सॉल्व किए हैं. अब आगे आज 10 to 15 जैसे फिर से करेंगे MCQ सॉल्व. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा. Which of the following carbocation is maximum stable? ओके, हमें इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो फाइंड आउट करना है. अब देखो, जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर वो होता है टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. हमें ये चीज़ पता है. ओके, चलो तो अब देखो यहाँ पे जो है वो हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन है. सही है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है. ये जो है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है. ओके, ये जो C है यहाँ पे हमारा जो कार्बन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन. ओके, और ये जो है वो भी हमारा प्राइमरी ही हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है. क्लियर. चलो, अब आप तो बोल दोगे कि आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो ऑर्डर यही है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. तो ऑब्वियस है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर ये ही आना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं आता है. आपका आंसर आएगा बी. उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं. देखो, ये तो हमारा ठहरा सेकेंडरी, और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी जो है वो टर्सरी से कम होती है. फिर भी आपका आंसर यही आएगा. उसका रीज़न क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, सही है, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है. यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कि वो हमारे 2, 4 हुकेल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे काउंट करें, ओके, तो कितने हो जाएंगे हमारे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. हमारा जो रूल है, कौन सा रूल हुकेल रूल बोलता है, 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो जो कंपाउंड है वो कौन सा होता है, एरोमेटिक होता है. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसे, इन द डीलोकलाइज्ड मैनर. ओके, डीलोकलाइज मतलब कि वो रेजोनेंस शो कर सकने चाहिए. ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने चाहिए. अगर वो कंटिन्यूअस डिलोकलाइज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, और उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है. ओके ना, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 रिप्लेस करती हूँ, n तो हमारा इंटीजर है, यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3 ले सकते हो. अगर हम 0 रिप्लेस करें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर किसी सिस्टम के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉन्जुगेशन में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड. यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे तो 4 1 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर किसी सिस्टम के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइजेशन में होंगे, और स्ट्रक्चर तो कंपलसरी कैसा होना चाहिए हमारा, प्लेनर एंड साइक्लिक. ओके, तो वो एरोमेटिक है. तो यहाँ पे देखो हमारा ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, प्लस प्लेनर भी है, प्लस उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब 3 रूल तो वो फॉलो कर रहा है एरोमेटिक होने के. अब डीलोकलाइजेशन है या नहीं वो देख लेते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. सॉरी, ये तो पेंटागन फॉर्म हो जाएगा. ये हमारा 1 2 3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड
नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पे तो बॉन्ड एज इट इज रहने वाला है। जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ये कार्बन में से, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी एज इट इज ही रहेगा। ओके, आगे आप देखो तो यहाँ से इसे ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूअस ये जो बॉन्ड है वो सारे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। अगर ये डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ पे पॉजिटिव आया, उसे स्टेबल करने के लिए ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, उसे स्टेबल करने के लिए ये जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड है, ओके, वो बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो सारे अल्टरनेटिव बॉन्ड है और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। सो वी कैन से दैट ये जो हमारा है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। अगर कोई चीज़ रेजोनेंस में है तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करती है, एंड ड्यू टू दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एरोमेटिक बिहेवियर, ये हमारा जो आंसर बी है वो मोस्ट स्टेबल है। ओके, चलो ना नेक्स्ट वन, वी हैव गिवन इथॉक्सी इथेन प्लस H2O, हमें हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो क्या हो जाएगा, X मिलेगा। व्हाट इज द X? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से H2O है तो H प्लस OH माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, कोई भी एक साइड से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ले जाएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब, और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे CH3CH2O, उसके पास आ गया हाइड्रोजन, तो हो गया CH3CH2OH। यहाँ पे भी देखो हमारे पास है CH3CH2, अब यहाँ पे पूरा OH आ गया, मतलब OH, तो हमें 2 मोल ऑफ किसके मिलेंगे, इथेनॉल के, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए। जब हम ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो अल्कोहल फॉर्म करेगा, और वो दोनों सिमेट्रिकल ईथर है तो वो दोनों कौन से होंगे, इथेनॉल ही होंगे। चलो नेक्स्ट, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन इन अ सनलाइट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विथ एक्वियस NaOH इल्ट। देखो पहले ध्यान से, हमें लेना कौन है, टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अब क्या है उसका मोनोक्लोरिनेशन मीन्स, और वो भी किसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरिनेशन कर रहे हो, मोनोक्लोरिनेशन है, तो वो एरोमेटिक जो है वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो एलिफेटिक चेन है वहाँ से इजीली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। ओके, मतलब हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब हमें क्या करना है, एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन करनी है, मतलब ये हमारी एसिन रिएक्शन हो गई, SN1 कहो SN2 कहो, वो हमें अभी नहीं देखना है, वैसे SN2 के अकॉर्डिंग जाएगी। ओके, लेकिन जो हमारी एसिन रिएक्शन है, मतलब सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा Na के साथ, और OH आ जाएगा, तो माइनस NaCl, एंड वी विल गेट CH2OH। अब इसका नाम क्या होता है, तो ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारा टोल्यूइन, और ये हो कहलाता है बेंजाइल क्लोराइड। ओके, मतलब पहले क्लोरिनेशन पे मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड, उसका फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने पे मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। देखो ये तो क्रेसोल है, मेटाक्रेसोल 2,4 डाइहाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और ये रहा हमारा बेंजाइल अल्कोहल, मतलब आंसर आएगा डी। क्लियर?
तो जब भी आप सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हो, ब्रोमिनेशन करते हो, तो वो हमारा फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होता है और हमें इस तरह से मिलेगी प्रोडक्ट। ओके, आल्केन में से जब हमें करना है तब हम सनलाइट की प्रेजेंस में से करते हैं। और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्वियस NaOH लिखा गया है। अगर अल्कोहलिक होता तो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, क्लियर? Now see the next one. Which of the following structure is enantiomeric with molecule A given below? ये जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है वो मॉलिक्यूल A है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि इस मॉलिक्यूल के साथ जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन उसका एनांशियोमर है। ओके, तो पहले देख लो कि एनांशियोमर क्या होता है। एनांशियोमर मतलब जो भी कंपाउंड है उसकी मिरर इमेज अगर हम काउंट करें, ओके, मिरर इमेज की बात करें तो वो एक दूसरे के एनांशियोमर कहलाते हैं। प्लस वो कैसे होने चाहिए, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सही है, एक दूसरे के ऊपर मैच नहीं होने चाहिए। मतलब अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट दे आर एनांशियोमर्स। अगर वो हमारा कार्बन जो है वो कायराल है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। R एंड S कॉन्फ़िगरेशन वाले जो भी है वो हमारे कहलाते हैं एनांशियोमर। अगर मेन कंपाउंड है उसका R है तो दूसरे का होना चाहिए S, अगर एनांशियोमर का S होगा। अगर हमारा S कॉन्फ़िगरेशन है और उसका अगर हम मिरर इमेज ले रहे हैं तो उसका जो एनांशियोमर है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। लेकिन वो तभी देखना है जब हमारे पास कायरल सेंटर हो। कायरल मतलब चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अब देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कायरल सेंटर ही है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ देख लो। ये आपके लिए शायद थोड़ी सी ज़्यादा इजी रहेगी, हम दोनों वे में से देख लेंगे। चलो, मिरर इमेज फॉर्म करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने मिरर लगा दिया तो किस तरह से मिलेगा, H तो वहीं का वही रहेगा। जहाँ पे CH3 है वहाँ पे आ जाएगा C2H5 और C2H5 की जगह पे आ जाएगा CH3। तो पहले देखो H की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो ऐसे ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें H की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में ही है, मतलब ये B एंड D तो पहले से कैंसिल हो गए। चलो, अब क्या करना है हमें, जहाँ पे CH3 है वहाँ पे लाना है C2H5 और जहाँ पे C2H5 है वहाँ पे CH3। इन दोनों को इंटरचेंज करना है क्योंकि हम मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, तो जहाँ पे CH3 था वहाँ पे C2H5 आ गया, मतलब राइट है। जहाँ पे C2H5 था वहाँ पे CH3 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो नहीं होगा ऐसा। देखो CH3 की जगह Br आ रहा है, जबकि Br की पोजीशन तो हमें चेंज करनी ही नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा एनांशियोमर का आंसर। अब इन दोनों को आप एक के ऊपर एक रिप्लेस करो तो ऑब्वियस से दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब ये दोनों एनांशियोमर है। चलो, दूसरा हमने बोला कि उनका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे हम पहले प्रायोरिटी नंबर दे देते हैं। R और S के लिए प्रायोरिटी नंबर देना होता है, उसके बाद देखना होता है R मतलब हमारा क्या होता है, तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, रेक्टस हमारा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिनिस्टर जो है वो। ओके, चलो, अब यहाँ पे प्रायोरिटी इसे देंगे, फिर ये और फिर ये होता है और फिर ये 4 नंबर का। ओके, यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन हमें चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। आप अभी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो। हम हाइड्रोजन को पीछे के साइड में रखते हैं और उसे फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम 1 से 2 की साइड जा रहे हैं, मतलब हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन में लाने की वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी दिख रहा है उससे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा अगर हम और नंबर का चेंज करेंगे तो।
ओके मतलब यहाँ पे अभी हमें क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर नहीं है, वहाँ पे लाने के लिए और चेंज करेंगे, मतलब कि ये जो है वो हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। जो 4 है वो अभी अपनी पोजीशन पे नहीं है, हाइड्रोजन पीछे की पोजीशन पर नहीं है। अभी आप देखोगे तो वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब हमारा होना चाहिए एस, लेकिन हम यहाँ पे और नंबर का चेंज करेंगे, सो वी कैन से दैट कि ये हो जाएगा हमारा आर। तो ये जो है वो हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये आर है, मतलब कि दे बोथ आर एनांशोमर ऑफ ईच अदर। ओके now the next one, the position of Br in a compound in CH3CH double bond CH Br CH3 twice can be classified as। ओके तो पोजीशन उसका जो किस टाइप का वो हेलो कंपाउंड है वो देखने के लिए पहले उसका हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले CH3, देन CH, देन डबल बॉन्ड, देन CH, उसके बाद C, उसके साथ ये Br और ये दोनों CH3, मतलब एक CH3 और ये दूसरा CH3। ओके नाउ सी, यहाँ पे अगर आप देखो तो जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये पहली तो बात हो गई कि टर्सरी है। अब दूसरी मेन चीज़ जो है वो देखो कि जो हमारा कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और अगर जिस कार्बन के पास Br हो उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और नेक्स्ट का sp2 हो, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट इट इज़ अ एलाइलिक हैलाइड। ओके उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्लासिफिकेशन जो हेलोजन का क्लासिफिकेशन है उसमें से डायरेक्ट इक्वेशन लिया गया है, मतलब ये हो जाएगा हमारा एलाइल हैलाइड। ओके कैन बी क्लासिफाइड एज एलाइलिक हैलाइड। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के साथ Br अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और नेक्स्ट कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Standard electrode potential of 3 metals X, Y and Z are minus 1.2 volt, plus 0.5 volt and minus 3 volt. The order of reducing agent of 3 metals are। ओके चलो हमें रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी नेगेटिव, ओके, और वी कैन से दैट जितनी लो है, ओके, उतना ही वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जितनी वैल्यू लो और नेगेटिव होगी उतना ही वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ओके चलो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम किसकी है, Z की, मतलब Z हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखो यहाँ पे किसकी है, -1.42 मतलब X की, और उसके बाद ये जो आएगा वो Y, क्योंकि उसकी पॉजिटिव में है। ओके चलो ये ऑर्डर है पहला हमारा, नहीं, दूसरा भी नहीं है, देखो तीसरा ऑर्डर यही है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा C। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में लिखना है तो देखो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना भी लो होगा, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ओके, उतना ही वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो आपको जो भी वैल्यू दी गई है उन्हें आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। -3 सबसे लो होता है तो उसे हमने फर्स्ट रखा, फिर इसे, और फिर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका रिड्यूसिंग एजेंट का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, product of electrolytic cell does not depend on which of the following matter। ओके तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वो पहले देख लेते हैं। तो वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करती है कि हम नेचर जो है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं
या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, कितने अमाउंट में फॉर्म होगी, ओके, कौन सी फॉर्म होगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है हम इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका नेचर। वो कोई रिएक्टिव मतलब मेटल इलेक्ट्रोड है, इनर्ट मीन्स प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, ओके, ऐसे जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते है दे आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी प्रोडक्ट क्या होगी। मतलब ये तो आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती है, अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती है। ओके, सपोज कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो इन दैट कंडीशन जो एनोड है वहाँ पे Cl2 लिबरेट होगा। ओके, और अगर हमारे पास डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन है तो जो एनोड है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, आपकी प्रोडक्ट चेंज हो सकती है। सिमिलरली ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती है, मैंने अभी आपको बताया। ओके, अगर हमारे पास मेटल का ही इलेक्ट्रोड है तो इन दैट कंडीशन मेटल ही डिपॉजिट होगी, लेकिन अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के भी चांसेस है। टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो टेम्परेचर के साथ तो वो क्या करेंगे तो डिफर होंगे, और वैसे भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मोशन है वो बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट के अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी तो जो हमारा अमाउंट है वो भी डिफर हो जाएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस following gives H2 on cathode and O2 on anode on electrolysis by using platinum electrode। ओके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जब हम यूज़ कर रहे हैं तब H2O2 कहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो देख लेते हैं। चलो, मोल्टन NaCl पहला दिया गया है, तो मोल्टन NaCl में प्रोड्यूस कौन होगा, तो जब भी हमारे पास मोल्टन चीज़ में हो तो वो ही दोनों चीज़ प्रोड्यूस होती है जो हमारे पास है। मतलब कैथोड के ऊपर आ जाएगा हमारा सोडियम और जो एनोड है वहाँ पे लिबरेट होगा Cl2 गैस। ओके, तो मोल्टन चीज़ में हमें वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, सॉलिड में तो ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, तो इन दोनों को निकाल दो। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl है एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। अगर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है तो वो कैथोड पे तो डिपॉजिट करेगा हमारा हाइड्रोजन गैस ही, डाइल्यूट होगा फिर भी कैथोड पे तो डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि ये जो Na है इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो खुद रिड्यूस नहीं होगा लेकिन हाइड्रोजन को H2 में रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराएगा। ओके, मतलब दोनों में कैथोड प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाली है, हाइड्रोजन गैस। अब एनोड की बात करें तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो Cl2 एनोड के ऊपर लिबरेट होगा। अभी अगले जो क्वेश्चन था उसके अंदर ही हमने बात की। लेकिन अगर हमारे पास डाइल्यूट है तो एनोड के ऊपर लिबरेट होगा ऑक्सीजन। ओके, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। चलो, वो देखने से पहले हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, उसकी फॉर्मूला लिख ले। तो हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होती है 0.693/2 के। ओके, सॉरी, सिर्फ के होती है 0.693/k। तो अब यहाँ पे देखो कि हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, कहीं भी हमें R0 नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करें, ज़ीरोथ ऑर्डर, ओके, उसका टी हाफ देखेंगे तो वो होता है R0
बाई 2k। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटाई तो हाफ लाइफ घट जाएगी। मीन्स फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, 0.693 कांस्टेंट है ऑलरेडी, के तो क्या है कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो टी हाफ भी कांस्टेंट ही आएगा। मतलब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आर नॉट के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। अब देखो प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन तो नो, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो यस। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता है, टी हाफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एंड लास्ट MCQ फॉर द today's lecture. Okay, reaction 3ClO minus gives you ClO3 minus plus 2Cl minus occurs in the following two steps. ओके, फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ से 3 में से 2 ClO माइनस जो है वो रिएक्ट करेंगे जो कि हमारा स्लो स्टेप है, और सेकेंड में वो जो एक ClO माइनस बचा वो और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दोनों कंबाइंड होके हमारी मेन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, और ये हमारा फास्ट स्टेप है। अब जब भी हमारा स्लो स्टेप है वही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। ओके, उसी के ऊपर हमारा रेट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो जो ClO माइनस है वो कितनी टाइम यूज हो रहा है, 2 बार। सो वी कैन से दैट हमारा जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो K1 ClO माइनस होल स्क्वायर। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे मतलब इस तरह से हम रेट को डिफाइन कर सकेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 ClO माइनस यूज हो रहे हैं। क्लियर, आई बात समझ में? ओके, तो स्लो स्टेप के ऊपर हमारा ऑलवेज रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। चलो, तो अगर आज के MCQ में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो क्वेरी है उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, अगर आप चाहते हो कि आज के जो टॉपिक्स थे ओके उनमें से कोई टॉपिक पे मैं डीप वीडियो बनाऊँ ओके, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।